భారత రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ దేశ ప్రజలకు ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దూరదర్శన్లో జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఇటీవల ముగిసిన ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ శాతం పెరగడం మన ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతానికి నిదర్శనమన్నారు. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర ఫలాలు ప్రతి వారికి దక్కాలంటే పాలనలోనూ ప్రజల్లోనూ నిజాయితీ, పారదర్శకత, బాధ్యత ఉండాలని రాష్ట్రపతి తెలిపారు. రాజ్యాంగ పరిమితులకు లోబడి పరిపాలన సాగాలని అన్నారు. ఆర్థిక పరిపుష్టి దేశ సంపద కాదని ఆయన సూచించారు. పేదరిక నిర్మూలనే లక్ష్యంగా భారతదేశం పయనించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి ఇన్నేళ్లైనా నిరుపేదలు గ్రామాల్లో ఉన్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికి విద్య అందిన రోజున దేశంలో అంతరాలు తగ్గిపోతాయని ఆయన తెలిపారు. सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थाओं को नया स्वरूप देने और उनका पुनरुद्धार करने में निहित है। सुशासन वास्तव में विधि के शासन, सहभागितापूर्ण निर्णयन, पारदर्शिता, तत्परता, जवाबदेही, साम्यता तथा समावेशिता पर पूरी तरह निर्भर होता है। इसके तहत राजनीतिक प्रक्रिया में सिविल समाज की व्यापक भागीदारी की अपेक्षा होती है। इसमें युवाओं की लोकतंत्र की संस्थाओं में सघन सहभागिता जरूरी होती है। इसमें जनता को तुरंत न्याय प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। मीडिया से नैतिक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है। हमारे जैसे आकार, विविधताओं तथा जटिलताओं वाले देश के लिए शासन के संस्कृति आधारित मॉडलों की जरूरत है। इसमें शक्ति के प्रयोग तथा उत्तरदायित्व के वहन में सभी भागीदारों का सहयोग अपेक्षित होता है। इसके लिए राज्य तथा इसके नागरिकों के बीच रचनात्मक भागीदारी की जरूरत होती है। इसमें देश के हर घर और हर गांव के दरवाजे तक तत्पर प्रशासन के पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। प्यारे देशवासियों, गरीबी के अभिशाप को समाप्त करना हमारे समय की निर्णायक चुनौती है। अब हमारी नीतियों को गरीबी के उन्मूलन से गरीबी के निर्मूलन की दिशा में केंद्रित होना होगा। यह अंतर केवल शब्दार्थ का नहीं है। उन्मूलन एक प्रक्रिया है, जबकि निर्मूलन समयबद्ध लक्ष्य। पिछले 6 दशकों में गरीबी का अनुपात 60% से अधिक की पिछली दर से कम होकर 30% से नीचे आ चुका है। इसके बावजूद हमारी जनता का लगभग 1/3 हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है। निर्धनता केवल आंकड़ा नहीं है, निर्धनता का चेहरा होता है, और वह तब असहनीय हो जाता है जब यह बच्चे के मन पर अपने निशान छोड़ जाता है। निर्धन अब एक और पीढ़ी तक न तो इस बात का इंतजार कर सकता है और न ही करेगा कि उसे जीवन के लिए अनिवार्य भोजन, आवास, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच से वंचित रखा जाए। आर्थिक विकास से होने वाले लाभ निर्धन से निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। पिछले दशक के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 7.6% की औसत दर से वृद्धि हुई। हालांकि पिछले 2 वर्षों के दौरान यह वृद्धि 5% से कम की अल्प दर पर रही, परंतु मुझे वातावरण में नवीन ऊर्जा तथा आशावादिता महसूस हो रही है। पुनरुत्थान के संकेत दिखाई देने लगे हैं। हमारा बाहरी सेक्टर सशक्त हुआ है। वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उपायों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। कभी कभार तेजी के बावजूद महंगाई में कमी आने लगी है, तथापि खाद्यान्न की कीमतें अभी भी चिंता का कारण बनी हुई हैं। पिछले वर्ष खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन से कृषि सेक्टर को 4.7% की अच्छी दर से बढ़ने में सहायता मिली। पिछले दशक में रोजगार में लगभग प्रतिवर्ष 4% की औसत दर से वृद्धि हुई। विनिर्माण सेक्टर फिर से उभार पर है। हमारी अर्थव्यवस्था के 7 से 8% की उच्च विकास दर से बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, जो समतापूर्ण विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्यारे देशवासियों, अर्थव्यवस्था विकास का भौतिक हिस्सा है, शिक्षा उसका आत्मिक हिस्सा है। ठोस शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रबुद्ध समाज का आधार होती है। हमारी शिक्षण संस्थाओं का यह परम कर्तव्य है कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और युवाओं के मस्तिष्क में मातृभूमि से प्रेम,
सभी के लिए दया, बहुलवाद के लिए सहनशीलता, महिलाओं के लिए सम्मान, दायित्वों का निर्वाह, जीवन में ईमानदारी, आचरण में आत्मसंयम, कार्य में जिम्मेदारी तथा अनुशासन के बुनियादी सभ्यतागत मूल्यों का समावेश करें। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम 80% की साक्षरता दर प्राप्त कर चुके होंगे, परंतु क्या हम यह कह पाएंगे कि हमने अच्छा नागरिक तथा सफल पेशेवर बनने के लिए अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा कौशल प्रदान किए हैं? प्यारे देशवासियों, हमारे विचार हमारे वातावरण से प्रभावित होते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, अर्थात जैसे आपके विचार होते हैं वैसा ही फल मिलता है। स्वच्छ वातावरण से स्वच्छ विचार उपजते हैं। स्वच्छता आत्मसम्मान का प्रतीक है। ईसा पूर्व 4वीं सदी ईस्वी में मेगास्थनीज, 5वीं सदी ईस्वी में फाहियान और 7वीं सदी ईस्वी में ह्वेनसांग जैसे प्राचीन पर्यटक जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर योजनाबद्ध बस्तियों और बेहतरीन शहरी अवसंरचनाओं सहित कुशल प्रशासनिक तंत्रों का उल्लेख किया था। अब हमें क्या हो गया है? हम अपने वातावरण को गंदगी से मुक्त क्यों नहीं रख सकते? महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति के सम्मान स्वरूप 2019 तक भारत को स्वच्छ राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान सराहनीय है, परंतु यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब प्रत्येक भारतीय इसे एक राष्ट्रीय मिशन बना ले। यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो हर सड़क, हर मार्ग, हर कार्यालय, हर घर, हर झोपड़ी, हर नदी, हर झरना और हमारे वायुमंडल का हर एक कण स्वच्छ रखा जा सकता है। हमें प्रकृति को सहेज कर रखना होगा ताकि प्रकृति भी हमें सहेजती रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भारत आधुनिक सपनों से युक्त आधुनिक राष्ट्र है। असहिष्णुता और हिंसा लोकतंत्र की मूल भावना के साथ धोखा है। जो लोग उत्तेजित करने वाले भड़काऊ जहरीले उद्गारों में विश्वास करते हैं, उन्हें न तो भारत के मूल्यों की और न ही इसकी वर्तमान राजनीतिक मनस्थिति की समझ है। भारतवासी जानते हैं कि आर्थिक या सामाजिक किसी भी तरह की प्रगति को शांति के बिना हासिल करना कठिन है। इस अवसर पर महान शिवाजी के उस पत्र को याद करना उपयुक्त होगा जो उन्होंने जजिया लगाए जाने पर औरंगजेब को लिखा था। शिवाजी ने बादशाह से कहा था कि शाहजहां, जहांगीर और अकबर भी इस कर को लगा सकते थे, परंतु उन्होंने अपने दिलों में कट्टरता को जगह नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि हर बड़े अथवा छोटे इंसान को ईश्वर ने विभिन्न मतों और स्वभावों के नमूनों के रूप में बनाया है। शिवाजी के 17वीं शताब्दी के इस पत्र में एक संदेश है जो सार्वभौमिक है। इसे वर्तमान समय में हमारे आचरण का मार्गदर्शन करने वाला जीवंत दस्तावेज बन जाना चाहिए। हम इस संदेश को ऐसे समय में भूलने का खतरा नहीं उठा सकते जब बढ़ते हुए अशांत अंतर्राष्ट्रीय परिवेश ने हमारे क्षेत्र और उससे बाहर खतरे पैदा कर दिए हैं, जिनमें से कुछ तो पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं और कुछ अभूतपूर्व उथल पुथल के बीच से धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहे हैं। एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कट्टरवादी लड़ाकों द्वारा धार्मिक विचारधारा पर आधारित भौगोलिक सत्ता कायम करने के लिए राष्ट्रों के नक्शे को दोबारा खींचने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत इसके दुष्परिणामों को महसूस करेगा।